Hello friends, how are you all? I hope you all will be fine. मेरा नाम है नितिका और NST क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 21 से लेकर क्वेश्चन 30 तक डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए, concentration of population in the middle of the population pyramid indicates high dependency ratio। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पॉपुलेशन पिरामिड के मिडल भाग में यंग पीपल को शो किया जाता है जो इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते। बी, a broad base that rapidly narrows towards the top indicates high rates of both birth and death। एक ब्रॉड बेस जो ऊपर की तरफ से तेजी से सिकुड़ जाता है वह हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट दर्शाता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि यदि किसी देश के पॉपुलेशन पिरामिड में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हो तो उसका बेस तो चौड़ा होता है लेकिन ऊपर की तरफ जाते जाते तेजी से सिकुड़ जाता है। वह इसलिए क्योंकि बहुत बच्चे पैदा होते हैं। 100 में से 60% बच्चे इन्फेंसी के दौरान ही मर जाते हैं। कुछ बच्चे ही अडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। बहुत से अडल्टहुड में ही मर जाते हैं और बहुत ही कम ओल्ड एज तक पहुंचते हैं। ओल्ड एज पीपल को पॉपुलेशन पिरामिड में सबसे ऊपर शो किया जाता है, इसलिए ऊपर का पार्ट सिकुड़ जाता है और ऐसे पिरामिड में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई होते हैं। सी, elderly dependent population is reflected at the top of the population pyramid। दूसरों पर डिपेंडेंट ओल्ड एज पीपल पॉपुलेशन पिरामिड के टॉप पर शो किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि एल्डरली डिपेंडेंट उन लोगों को कहा जाता है जो 65 साल से ऊपर के होते हैं और अक्सर दूसरों पर डिपेंड होते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड में इन लोगों को सबसे ऊपर शो किया जाता है। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। हमने तीनों स्टेटमेंट्स डिस्कस कर ली हैं। हमें पता है कि बी और सी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन। B and C are correct। Question 22, arrange the पंचायती राज institutions in an ascending order of public participation। हमें पंचायती राज institutions को उनके पब्लिक पार्टिसिपेशन के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ए, पंचायत समिति, बी, ग्राम पंचायत, सी, जिला परिषद। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की उनके पब्लिक पार्टिसिपेशन के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से लेकर बड़े के क्रम में यह अरेंजमेंट है कि सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और पंचायत समिति के बाद जिला परिषद। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बी, ए, सी। Question 23, which of the following should be considered while developing evaluation procedure as per the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार इवेल्युएशन प्रोसीजर यानी मूल्यांकन कार्य प्रणाली बनाते वक्त क्या ध्यान में होना चाहिए। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, चिल्ड्रन नीड टू बी गिवन होमवर्क रेगुलरली, बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये गलत है क्योंकि RTE एक्ट 2009 में इस बात का जिक्र नहीं है। सेकंड, एज फॉर एज पॉसिबल कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड, जहां तक हो सके शारीरिक दंड की उपेक्षा की जानी चाहिए। ये गलत है। थर्ड, मेक द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, ट्रॉमा एंड एंजाइटी, बच्चे को भय, अभिघात और चिंता मुक्त बनाएं। ये सही है क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को RTE एक्ट 2009 भी कहा जाता है। यह एक्ट 4 अगस्त 2009 को पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट किया गया था। RTE एक्ट 2009 के तहत ये कहा गया कि जो भी वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन में निहित हैं उन वैल्यूज के अनुरूप एक ऐसा करिकुलम डेवलप किया जाए जो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करे, बच्चों की नॉलेज को बढ़ाए,
बच्चों की क्षमता और प्रतिभा को बढ़ाए। ये करिकुलम बच्चों के अनुकूल होगा और चाइल्ड सेंटर्ड होगा और बच्चों को भय, आघात और चिंता से मुक्त करेगा। फोर्थ, एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। परीक्षा केवल सिलेबस कंप्लीट होने के बाद होनी चाहिए। ये गलत है, क्योंकि परीक्षा सिलेबस कराने के दौरान भी होनी चाहिए, जिससे बच्चों का मूल्यांकन होता रहे और टीचर को ये पता चल पाए कि कौन सा बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसका आंसर हुआ थर्ड ऑप्शन, मेक द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, ट्रॉमा एंड एंजाइटी। क्वेश्चन 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफॉर्म्स एसोसिएटेड विद वुमेन। महिलाओं से जुड़े हुए कुछ रिफॉर्म्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट, ईश्वर चंद विद्यासागर टुक अप द कॉज ऑफ विडो रीमैरिज। ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। ये सही है, क्योंकि ईश्वर चंद विद्यासागर ने एशियंट टेक्स्ट को इस्तेमाल करके विधवाओं की दोबारा शादी करने का सुझाव दिया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ईश्वर चंद विद्यासागर का सुझाव सही लगा और उन्होंने 1856 में विधवा महिलाओं की रीमैरिज के लिए कानून बना दिया। बी, वीरसलिंगम पंतुल्लु formed an association of widow remarriage in Madras Presidency। वीरसलिंगम पंतुल्लु ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। ये सही है, क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में वीरसलिंगम पंतुल्लु ने विडो रीमैरिज के लिए एक एसोसिएशन बनाई। सी, widows who remarried were accepted well in the society। दोबारा विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत कम विधवाओं ने दोबारा शादी की थी, पर जिसने भी रीमैरिज की थी सोसाइटी द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया गया और कंजर्वेटिव ग्रुप्स यानी रूढ़िवादी सोच रखने वाले ग्रुप्स ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा बनाए गए नए कानून का लगातार विरोध किया। विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? हम जान ही चुके हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही है, तो इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन 25, आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी। हमें एटमॉस्फेयर की लेयर्स में से किसी एक लेयर की दो विशेषताएं दी गई हैं। हमें बताना है कि ये दोनों विशेषताएं एटमॉस्फेयर की किस लेयर की हैं। ए, आयनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। आयनोस्फीयर इस लेयर का एक भाग है। बी, दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। यह लेयर रेडियो संचार में मदद करती है। ऑप्शंस हैं ट्रोपोस्फेयर शोभमंडल, थर्मोस्फेयर बाह्यमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समतापमंडल, मीजोस्फेयर मध्यमंडल। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है। आयनोस्फेयर इस लेयर का एक हिस्सा होता है। ये लेयर एटमॉस्फेयर में 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये लेयर रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करती है। इनफैक्ट हमारी पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स निकलती हैं, वे वेव्स इस लेयर से टकराकर वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज मोर वैलिड अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट्स। डेमोक्रेसी और राइट्स के बीच इंटर रिलेशनशिप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, एवरी कंट्री दैट इज ए डेमोक्रेसी गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। प्रत्येक देश जिसमें लोकतंत्र है, वह देश अपने सिटीजन्स को राइट्स देता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रत्येक डेमोक्रेटिक कंट्री अपने सिटीजन्स को राइट्स देती है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री तब तक डेमोक्रेटिक नहीं कहलाती जब तक वह अपने अडल्ट सिटीजन्स को वोट डालने का अधिकार नहीं देती। डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता ही अपने वोट के अधिकार को इस्तेमाल कर अपनी सरकार चुनती है। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में हर अडल्ट सिटीजन को वोट डालने का अधिकार है। इंडिया ने अपने सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Second, every democratic country gives rights to its military. प्रत्येक लोकतांत्रिक देश अपनी सेना को अधिकार देता है। ये गलत है। Third, every person is given rights but not essentially. हर व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं। ये गलत है,
क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह इसके विरोध में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, यानी अपने राइट की रक्षा के लिए कोर्ट की शरण में जा सकता है। फोर्थ, एवरी कंट्री दैट गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन्स इज ए डेमोक्रेसी। प्रत्येक वह देश जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वह डेमोक्रेटिक है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो देश अपने नागरिकों को अधिकार दे वह डेमोक्रेटिक ही हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, एवरी कंट्री दैट इज ए डेमोक्रेसी गिव्स राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। Question 27. The main objective of teaching history at elementary level is to dash. Elementary level यानी प्रारंभिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? Options हैं, first, understand and appreciate the diversities in land and people of India in relation to their own place. भारत के लोगों और क्षेत्रों में विविधता को अपने क्षेत्र के संबंध में समझना और प्रशंसा करना। ये गलत है। Second, build and understanding of the processes of change and development through which human societies and civilization have evolved. उन प्रक्रियाओं में बदलाव व विकास पर समझ बनाना जिनके द्वारा मानव समाज व सभ्यताएं विकसित हुई हैं। ये सही है। एलिमेंट्री लेवल यानी प्रारंभिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इतिहास की जिन प्रक्रियाओं की वजह से हमारा समाज और हमारी संस्कृति विकसित हुई है, बच्चों को उनके बारे में बताना चाहिए, जिससे वह इतिहास की उन प्रक्रियाओं को समझ पाएं और इतिहास के बारे में अपना एक नजरिया बना पाएं। उन प्रक्रियाओं में समय के साथ क्या क्या बदलाव हुए, वह प्रक्रियाएं किस तरह विकसित हुई, इसके बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए, जिससे बच्चे इतिहास और वर्तमान में अंतर कर पाएं और ये जान पाएं कि तब से लेकर अब तक हमारे समाज और संस्कृति में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। थर्ड, अंडरस्टैंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियों को समझना। ये गलत है। फोर्थ, डेवलप एज रिस्पॉन्सिबल एंड एक्टिव सिटीजन्स इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोगों को एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के रूप में विकसित करना। ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन, build and understanding of the processes of change and development through which human societies and civilization have evolved. Question 28. The Ved Samaj was inspired by the ideas of. वेद समाज किसके विचारों से प्रेरित था? ऑप्शंस हैं, रामकृष्ण मिशन, गलत। प्रार्थना समाज, गलत। ब्रह्म समाज, ये सही है। वेद समाज 1864 में चेन्नई, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। वेद समाज ब्रह्म समाज से इंस्पायर था। सनातन धर्म सभा, गलत। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, ब्रह्म समाज। क्वेश्चन 29. Which amongst the following is an elected member in a municipal corporation? निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य होता है? ऑप्शंस हैं, कमिश्नर, आयुक्त, गलत। सेक्रेटरी, सचिव, गलत। एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, प्रशासनिक प्रमुख, गलत। वार्ड काउंसिलर, पार्षद, निगम पार्षद, ये सही है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्ट्रीट लाइट्स की देखरेख, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई का काम करती है और भी बहुत सारे काम करती है। वार्ड काउंसिलर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्टेड मेंबर होता है। नया पार्क या फिर नया हॉस्पिटल कहाँ बनवाना चाहिए, ये डिसीजन वार्ड काउंसिलर लेता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, वार्ड काउंसिलर। Question 30. While teaching the physical features of India, a teacher asks students to mark rivers flowing in the Vindhya and Satpura ranges on a physical map of India. Which of the following rivers does she want the students to make? भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? नर्मदा एंड महानदी, गलत। नर्मदा एंड तापी, ये सही है, क्योंकि विंध्यास और सतपुरास बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं।
नर्मदा और तापी नदी इन रेंजेस से बहती हुई जाती हैं। ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। कृष्णा एंड गोदावरी गलत। तापी एंड गोदावरी गलत। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, नर्मदा एंड तापी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.